नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। इन डीसीएम की हिंदी खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणेशपेट पुलिस वसाहत में एक हेड कांस्टेबल झूला फांसी पर, मृतक 44 वर्षीय दिनेश मारबते। नरेंद्र नगर के पास पेड़ पर लटकी मिली एक युवक की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और डोनेशन न देने से शिक्षा से वंचित एक छात्रा, पिता भटक रहा है न्याय के लिए। अब खबर विस्तार से। प्रतापनगर थाना अंतर्गत आने वाले नरेंद्र नगर पुलिया परिसर में शुक्रवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिया के समीप बने सुनसान इलाके में पेड़ पर एक शख्स की लाश लटकी हुई हालत में पाई गई। मृतक 23 साल का समर्थ नगर निवासी एकांत मोहिले बताया जा रहा है। एकांत के परिजनों ने इस वारदात को लेकर संदेह जताया है। इनका मानना है कि एकांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे मारकर लटकाया गया है। प्रतापनगर थाने के हद में आने वाले नरेंद्र नगर पुलिया परिसर में शुक्रवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिया के समीप बने सुनसान जगह में पेड़ में एक शख्स की लाश लटकी हुई हालात में पाई गई। मृतक 23 साल का समर्थनगर निवासी एकांत मोहिले बताया जा रहा है। एकांत के परिजनों ने इस वारदात को लेकर संदेह जताया है और उनका मानना है कि एकांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे मारकर लटकाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर में एकांत घर से निकला उस वक्त उसने सर नहीं मुड़वाया था, लेकिन उसकी लाश मिलने पर उसका सर मुड़वाया गया था। साथ ही मौका वारदात से उसका मोबाइल और चप्पल भी गायब बताई गई है। और सवेरे बस्ती के कुछ एक दो लोग आए, उन्होंने बताया कि ऐसे केस हो, वहाँ पर अटका करके जब देख निकल गए तो वो एक पेड़ के वेल से अटका था। उसके पैर में और जमीन में सिर्फ 4 उंगली का फर्क था, बस तय था। और नहीं सुसाइड तो पता नहीं, उसका कुछ अलग मैटर होगा बाहर का कुछ ऐसे, लेकिन वो खुद होकर नहीं कर सकता सुसाइड। क्या लगता है आपको? किसी ने उसको मारकर? हाँ वही किसी ने मारा होगा उसको, तभी उसने ये किया है। मतलब उसके साथ एक घड़ा ऐसे हुआ, वो खुद मार कर अटका है उसको। उसके साथ वालों ने किया मेरे ख्याल से, जो साथ में रहते थे उसके साथ, उन्होंने किसी मैटर की वजह से उसको किया है। पहले उसको झगड़ा वगैरह उतना तो पता नहीं, लेकिन साथ वालों ने किया लग रहा है मेरे को। इससे पहले भी एक मैटर हुआ था, तब उसको चाकू के घाव वगैरह मारता पैर पर, मांडी पर वगैरह। हाँ एकांत को। एकांत के भाई ने बताया कि एकांत को परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसका बस्ती के ही कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ था, जिसमें लड़कों ने मिलकर उस पर खंजर से वार भी किया था। गौरतलब रहे कि एकांत का शव जिस पेड़ से लटका था उस जगह पर आत्महत्या करना संभव नहीं, क्योंकि उसकी लाश जमीन से सिर्फ 4 इंची ऊपर ही लटकी पाई गई। साथ ही एक नहीं बल्कि 4 पेड़ों की बलिया उसके गले से लिपटी हुई थी। बहरहाल प्रतापनगर पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साबित हो पाएगा कि ये मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का। NBC न्यूज के लिए सन्नी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कमर कस ली है, जिसके लिए युवा शंखनाद रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में प्रदेशाध्यक्ष पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और कई अन्य मान्यवर नेता भी मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शनिवार को शहर के चिटनेस पार्क मैदान में यलगार युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और दिन ब दिन बढ़ने वाली महंगाई के विरोध में आवाज बुलंद की जाएगी। इस युवा शंखनाद सम्मेलन का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय नेता नितिन गडकरी इनके हाथों संपन्न होगा। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे की भी उपस्थिति रहने की जानकारी शहर प्रमुख बंटी कुकड़े ने आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी। अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक गया है, बूथ स्तर के तक कार्यकर्ताओं का ये मेळावा है और शिक्षाओं का बाजारीकरण, भ्रष्टाचार, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, इसके खिलाफ में हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बड़ा यलगार पुकारा है। हम 25 तारीख को 5 बजे चिटनीस पार्क हमारे राष्ट्रीय नेता नितिन जी गडकरी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र जी फडणवीस
हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा जी खोपड़े और प्रदेश की भारतीय जनता युवा मोर्चा की अध्यक्ष पंकजाताई मुंडे, इनके नेतृत्व में हम इस भ्रष्टाचार, शिक्षा का बाजारीकरण और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ में यलगार पुकारेंगे और चुनाव। आयोजित इस पत्र परिषद में भाजपा के शहर प्रमुख विधायक कृष्णा खोपड़े, राजेश बागड़ी और नगर सेवक डॉक्टर रविंद्र भोयर की प्रमुख उपस्थिति रही। NBC न्यूज के लिए नितिन तिलकुले के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। जहां एक और नागरिकों को मूलभूत शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई प्राथमिक शिक्षा नियमावली के अनुसार निजी शालाओं में डोनेशन लेने पर पाबंदी है। इस सारे नियमों के बावजूद शहर के एक व्यक्ति को अपनी बेटी को शिक्षा का अधिकार दिलवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आइए देखते हैं क्या है ये मामला। डोनेशन के अभाव में दाखिले से वंचित बालिका के पिता की शिकायत पर पुलिस विभाग द्वारा बेहद लापरवाही भरा रवैया अपनाए जाने का मामला सामने आया है। सूचना अधिकार कानून के तहत इस लापरवाही का खुलासा हुआ है। दरअसल मामला यूं है कि नरेंद्र नगर निवासी राजेंद्र पौनीकर ने 2 साल पहले ओंकार नगर के एक निजी स्कूल में अपनी बेटी अरुणिमा के दाखिले के लिए आवेदन किया था। स्कूल ने डोनेशन के तौर पर 16,000 रूपए तथा वार्षिक शुल्क के तौर पर 5,000 रूपए मांगे। फोटोग्राफर हूँ, मेरी आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है और मैंने दूसरी में पहले बड़ी बेटी अरुणिमा पौनीकर, उसका 14,000 रुपये एडमिशन डोनेशन देके एडमिशन कराया था और 5,000 रुपये महीने की फीस वार्षिक फीस थी। तो मेरी छोटी बेटी अरुणिमा वो जब बड़ी हुई तो उसका भी एडमिशन मैंने वहाँ पर करने का प्रयास किया, तो उसका लिस्ट में नाम लग गया और मैंने मीटिंग में उन्होंने मेरे को, संचालक ने मेरे को 16,000 रुपये डोनेशन और 6,000 रुपये वार्षिक फीस के लिए बताया। तो मेरी परिस्थिति बराबर नहीं थी, तो मैंने 8 दिन का उसको समय मांगा कि 8 दिन में मैं आपके पैसे दे देता और मैंने बच्ची को भेजना चालू किया, लेकिन मेरी परिस्थिति बराबर नहीं थी, लेकिन जमे नहीं मेरे से पैसे। तो मैं बोला अभी वो शिक्षा संचालक को मैं भीख मांगूंगा बच्ची की शिक्षा के लिए, क्योंकि ये तो मेरे को परेशान करेगा। तो मेरे पालक होने के नाते मेरी जवाबदारी बच्ची को पढ़ाना। अब मेरी परिस्थिति बराबर नहीं है और सरकार बहुत योजनाएं चला रही है, तो मैं बोला मेरे बच्ची को शिक्षणाधिकारी की जवाबदारी कि मेरे बच्ची को कहाँ पढ़ाया करके। तो गौरतलब रहे कि मुंबई प्राथमिक शिक्षा नियमावली 1949 के अनुसार सरकारी अथवा निजी स्कूल को डोनेशन या शुल्क लेने की मनाही है। इसी वजह से 30 नवंबर 2011 को पौनीकर ने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को शिकायत की। ऊपर में कोई निर्णय नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी बच्ची कितने दिन से घर पे बैठी है? आज 2.5-3 साल हो रहे हैं। अभी कौन से क्लास में है वो? अभी वो घर में ही है, अभी तीसरी में रहती हूँ। अच्छा, कौन सी स्कूल है? ये ओमकार नगर चौक की साउथ पॉइंट स्कूल। अच्छा, तो मतलब अभी वो 1 साल से घर पे बैठी है? नहीं, 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से घर पे बैठी है। शिक्षण अधिकारी नेता का क्या कहना है इस बारे में? वो यानी ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बोले मेरे को, मैंने उसको 3 बार कंप्लेंट दी है, मेरे पास रिसीव्ड है, मैं दिखा देता लगे तो आपको। वो बोलते मेरे को मिली ही नहीं बोलते। तो आपकी अभी मतलब क्या, आपकी मांग क्या है? मांग है कि ये लोग जो प्राइवेटाइजेशन होता है शिक्षा का, तो इसको इनका व्यवसाय बढ़ाने के चक्कर में ये लोग सामान्य लोगों के शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नागपुर में पिछले 10 साल में 86 स्कूल महानगर पालिका की बंद हो गई, लेकिन एक भी उस एरिया में अच्छी स्कूल कोई बनवाई नहीं है सरकार ने। और वो जो शिक्षा का जो खर्चा है ये निजी स्कूलों के भेंट चढ़ रहा है। तो मेरी मांग है कि इस आदमी का, ये भी एक करप्टेड आदमी है, शिक्षण अधिकारी, और वो उसका बाप डिप्टी डायरेक्टर करसगांवकर, इनके ऊपर में सेंट विसेंट के मामले में 5.25 करोड़ का घोटाले का आरोप है, जबकि वो अभी भी अपने पदों पर बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए, इनको पूरी तरह सस्पेंड करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षणाधिकारी के रवैये से हताश होकर पौनीकर ने 4 जुलाई 2011 को पुलिस आयुक्त तथा पुलिस महासंचालक को शिकायत की। 1 साल बाद पुलिस महासंचालक द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद सदर के तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त अनंत थोरात ने योग्य कार्यवाही के लिए भेजे जाने की जानकारी दी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से 31 अगस्त 2012 को पौनीकर ने सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी। थोरात की ओर से पौनीकर को प्रकरण पुलिस आयुक्त को भेजे जाने की जानकारी दी गई। पौनीकर ने पुनः 2 दिसंबर को सदर के सहायक आयुक्त पी धर्मशी से सूचना अधिकार के तहत इसकी शिकायत के संदर्भ में पूछा। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर नागपुर में शुक्रवार को थाईलैंड से आए बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं की भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में करीब 100 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं ने हिस्सा लिया। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे और उन्होंने इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध के शांति के संदेश को जन सामान्य तक पहुंचाया। बुद्ध धर्माचा हा प्रचार प्रसार हवा आहे आणि थायलंडवरून 200 भंते मुंबईवर चारिका करत नागपूरपर्यंत टोटल ते 900 किलोमीटर पायी येऊन दीक्षाभूमीला आपला त्यांनी भेट दिलेली आहे।
आणि आता थोड्या वेळात इथून धम्म रॅली सुजाता नगर ते बिजनबाग मैदानामध्ये भव्य हे शांतीच्या मार्गासाठी ही रॅली निघते आहे. तर या अंतर्गत कुठले कुठले कार्यक्रम आपण घेणार आहोत तर बौद्ध भिक्खू जे आलेले आहेत? कार्यक्रम असा आहे की सगळ्यात पहिले आमची धम्म यात्रा आहे आणि तुम्ही बघताय की धम्म यात्रेमध्ये पुष्कळ आमचे उपासक उपासिका बुद्धाला मानणारे लोक जमलेले आहेत तिथं. आणि तिथं असं आहे की त्यांचे जे एक्सपिरियन्स आहेत ते 900 किलोमीटर पायी चालले आहेत. हा धर्माला वाढवासाठी चारिका करत करत बुद्धाचा धर्म प्रसार झाला पाहिजे. मैग्मा फिनकॉन संस्था की ओर से उपराजधानी में 2 दिवसीय पेंटर्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया था. इस वर्कशॉप का गुरुवार को समापन हुआ. इस दौरान वर्कशॉप में उतारे गए चित्रकारों के चित्रों की प्रदर्शनी को रखा गया था. फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैग्मा फिनकॉन इन संस्था ने कदम बढ़ाते हुए पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन 22 और 30 जनवरी को रखा था. उपराजधानी में संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का ये दूसरा साल बताया जा रहा है. इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में पेंटिंग्स देखने वालों की भीड़ दिखाई दी और काफी अच्छा प्रतिसाद भी इस कार्यक्रम को उन्होंने दिया. हाँ, ये जो वर्कशॉप हम लोग नागपुर में कर रहे हैं, ये दूसरी बार हम लोग नागपुर में वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें जो नागपुर के उभरते जो आर्टिस्ट कलाकार हैं उनको एक मौका दे रहे हैं कि उनकी जो कला है वो सबको सामने दिखा सके. जो बड़े शहर में आर्टिस्ट है उनको एक मौका मिलता है अपनी हुनर दिखाने का, पर छोटे शहर में जो रहते हैं उनको कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि उनको मौका नहीं मिलता, भले उनकी चाहे कितने टैलेंटेड हो. तो मैग्मा का ये जो है ये CSR मैग्मा के जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पार्ट है, जिसमें हम लोग जो उभरते कलाकार हैं नागपुर के उनको एक मौका दे रहे हैं उनके कला दिखाने की. और ये 2 दिन की वर्कशॉप थी जो आज खत्म हुई. तो इस बार कैसा आपको प्रतिसाद मिला नागपुर में? रिस्पॉन्स इस बार हमारे बहुत अच्छे, जो पिछले साल जो कला हमने देखे थे इस बार उससे बहुत ज़्यादा जो हम लोग ने देखा जो कलाकृति उससे ज़्यादा इस बार मिला है. और हम लोग यही आशा करते हैं कि अगले बार फिर से नागपुर आएंगे, फिर से और एक आयोजन करेंगे. इस कार्यशाला में अभिषेक चंदन खेड़े, रोशन धोटे, मैथिली डोनगांवकर, देविका ठाकुर सहित अनेक कलाकारों का सहयोग रहा. इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट. श्री संत ज्ञानचंद्र गुलाबराव महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 26 जनवरी से 2 फरवरी तक संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह और ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन उदयनगर रिंग रोड परिसर में किया गया है. महोत्सव के मंडप का भूमि पूजन शुक्रवार को पूर्व विधायक मोहन मते और समाज सेवी गिरीश पांडव के हाथों किया गया. इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्णकांत मोहर और आदि मान्यवर विशेष रूप से उपस्थित रहे. हम 10 साल से यहाँ भागवत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. गुलाबराव महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हम हर साल 2-4 कार्यक्रम करते हैं. उधर चक्रपाणी नगर और यहाँ का बड़ा आयोजन रहता है. यहाँ सतत 10 साल से हम कार्यक्रम कर रहे हैं महाराज की कृपा से. और इसमें चश्मे वाटप का कार्यक्रम है, दंत चिकित्सा का कार्यक्रम है. अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा दस्ते ने गुरुवार को शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना परिसर में एक इमारत में छापामार कार्रवाई की और 5 नाबालिग सहित 9 युवतियों को छुड़ाया. उनसे देह व्यापार कराने वाले आरोपी और ग्राहकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में गुरुवार की दोपहर में अचानक से अपराध शाखा ने छापा मारकर देह व्यापार में लिप्त करीब 9 से 10 लड़कियों को पकड़ लिया. इस कार्रवाई में पकड़ी गई लड़कियों में 4 नाबालिग लड़कियां भी शामिल बताई जा रही हैं. अपराध शाखा को गुप्त सूचना मिली थी कि इस बस्ती में बाहरी प्रांतों से नाबालिग लड़कियों को लाकर उनसे देह व्यापार करवाया जाता था. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने अचानक से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. सूत्रों की माने तो इन लड़कियों को अलग अलग कमरों में बाहर से ताला लगाकर बंद करके रखा गया था, जिनको पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया. इनबीसी न्यूज के लिए सनी भंगाड़े के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट. दिन ब दिन देशी लोगों पर विदेशी चीजों का क्रेज बढ़ते जा रहा है, जिसमें कई लोग अपना स्टैंडर्ड मान रहे हैं तो कई लोग केवल इसे शौक के रूप में अपना रहे हैं. लेकिन सिर्फ भारतीय शालों को ही प्रथम दृष्टिया प्राथमिकता दी जाए, ऐसा आह्वान वैरायटी चौक में पेटा नामक संगठन की ओर से किया गया. जैसे कि सब लोग जानते हैं रिपब्लिक डे आ रहा है 26 को. और यहाँ पे पीटा PFA की ऑर्गेनाइजेशन, आइसो की ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि वी प्राउड टू बी एन इंडियन और आप देसी डॉग को अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो स्ट्रीट पे हैं और जिनको एक अच्छा घर चाहिए. और एवरी टाइम जब भी लोग एक फॉरेन ब्रीड डॉग लेते हैं
बोल रहे हैं कि आप गर्व महसूस करो कि आप भारतीय है और ये जो भारतीय कुत्ते हैं वो अपने ही है, अब हमारी एक फैमिली है, तो आप उनको एक लविंग। गणेशपेट थाने की हद में आने वाले पुलिस क्वार्टर परिसर के क्वार्टर नंबर 43 में शुक्रवार की सुबह एक पुलिस सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 44 साल का दिनेश मारबते बताया जा रहा है। दिनेश पुलिस मुख्यालय में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। गणेशपेट थाने के हद में आने वाले पुलिस क्वार्टर परिसर के क्वार्टर नंबर 43 में शुक्रवार की सुबह एक पुलिस सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 44 साल का दिनेश मारबते बताया जा रहा है। दिनेश पुलिस मुख्यालय में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। मिली जानकारी के अनुसार दिनेश गुरुवार को देर रात तक अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके करीब 1:30 बजे सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन सुबह 9 बजे के करीब उसकी पत्नी को वह पंखे से लटकी हुई हालात में दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को फौरन फोन कर घटना की जानकारी दी गई। नेमकं माहीत नाही आहे, पण ते काही दिवसापासून आजारी होते, त्यांना दारूचं व्यसन होतं। आजारपणामुळे त्यांचं पोट फार दुखत होतं आणि बहुतेक तोच काहीतरी त्रास असावा, त्या कारणास्तव त्यांनी आत्महत्या केली असं मला वाटतं। हे तुमचे भाऊ हे पोलीस दलात होते, त्यांनी तिकडे काही कामाचं टेन्शन वगैरे त्यांना तिकडे काही नाही, असं काहीच नव्हतं। ते पोलीस मुख्यालय नागपूर तैनात होते आणि आम्हाला सकाळी वहिनीने फोन करून सांगितलं की त्यांनी असं आत्महत्या केली आहे म्हणून। सकाळी 6 वाजता साधारण फोन आला होता मला। दिनेश के परिजनों के मुताबिक दिनेश पिछले कई सालों से किडनी की बीमारी से परेशान था और इसी परेशानी से निजात पाने के लिए दिनेश ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। बहरहाल दिनेश अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर जा चुका है। दिनेश के अचानक उठाए इस फैसले ने पूरे परिवार को हमेशा के लिए गहरे सदमे में डाल दिया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। आमिर खान और शाहरुख खान के बाद अब सलमान खान की प्रतीक्षित फिल्म जय हो शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म जानकारों की माने तो शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस और आमिर खान की धूम 3 और ऋतिक रोशन की क्रिश 3 के बाद सलमान खान की जय हो भी करोड़ों रुपए का कारोबार कर सकती है। बहरहाल सलमान खान की फिल्म जय हो से दर्शकों को राहत मिल सकती है, क्योंकि इस फिल्म के लिए दर्शकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं बल्कि सर झुकाने से होती है। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। खबरें समाप्त करने के पहले आइए फिर एक बार डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। गणेशपेट पुलिस वसाहत में एक हेड कांस्टेबल झूला फांसी पर, मृतक 44 वर्षीय दिनेश मारबते। नरेंद्र नगर के पास पेड़ पर लटकी मिली एक युवक की लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और डोनेशन न देने से शिक्षा से वंचित एक छात्रा, पिता भटक रहा है न्याय के लिए। इन डिसेंबर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।